गाड़ी पे या बस पे। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है बच्चों? जी मैम। जी मैम। ठीक है। यस मैम। ठीक है बच्चों, आप लोगों को लेक्चर रिसीव हो गया था? लेक्चर नंबर यस 1? मैम। ठीक यस है। मैम। ओके। एंड ये वीक जो है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो थी वो एसटीडी की बिल्डिंग में अरेंज हैं, एंड एसटीडी में अभी कुछ रिनोवेशन या समथिंग कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे अभी लैब्स या क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है, टू टेक क्लास फ्रॉम देयर। तो इस वीक जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, क्लासरूम्स का स्पेस नहीं बनती, एसएचएस की लैब्स अभी रेडी नहीं हैं, तो तब तक आप लोगों की जो क्लास है वो ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है, सारे बच्चों की। और मैम जो एसटीडी की क्लासेस नहीं है दूसरी, वो ऑन कैंपस होंगी क्या? बेटा नहीं, एसटीडी की जो भी क्लासेस है ना वो टीचर ने खुद ही लेनी है, तो वो ऑनलाइन ही होंगी, क्योंकि एसटीडी में जिन टीचर्स को क्लासेस मिली हैं तो वो एसटीडी वाले अभी रेडी नहीं हैं, और साथ साथ एसएचएस की लैब्स भी अभी कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुई हैं, तो वहाँ पे भी क्लासरूम की शॉर्टेज है, ठीक है, तो तब तक ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा। ओके मैम, थैंक्स। जी। जिन बच्चों की क्लास एसएचएस की क्लासरूम्स में हैं, जो लेक्चर्स आपके वो कंडक्ट होंगे वहाँ पे, जो एसटीडी वाले हैं वो सारे आपके ऑनलाइन होंगे अभी, ठीक है। चलें, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी? मैम एक क्वेश्चन पूछना था जी लास्ट बेटा। लेक्चर में से। मैम बेटा थोड़ा सा ऊंचा बोलें, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैम जो होलिस्टिक डॉक्टर्स होते हैं जी। मैम, वो जो है पेशेंट की हेल्थ एंड वेलनेस को भी ट्रीट करते हैं, और इसके अलावा जो है वो डिजीज पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स को भी ट्रीट करते हैं। तो जी मैम बेटा, वो सिर्फ डिजीज पार्ट पे फोकस नहीं करते, साथ साथ वो कंप्लीट एक बॉडी की होलनेस, यानी कि होलिस्टिक हैं, तो वो होल बॉडी को ट्रीट करेंगे। जी मैम, तो इसके लिए फिर वो होलिस्टिक मेडिसिन से यूज करेंगे बेटा, या होलिस्टिक फिर? मेडिसिन जो है ना, उसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं ट्रीटमेंट की, ठीक है। उसमें मेडिसिन तो दे दी, ठीक है, पेन रिलीफ के लिए, लेकिन अब उसको साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करना है, उसके स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, ठीक है, उसका सोशल जो उसका सोशल इन्वायरमेंट है उसमें उसको अडेप्ट कैसे करवाना है रहना,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इन द होलिस्टिक ट्रीटमेंट। मैम तो इसमें वो ट्रेडिशनल मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं ना फिर? जी बिल्कुल, ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ होंगी। एक साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिस्ट है, तो वो अगर किसी पेशेंट के डिप्रेशन को उसने ट्रीट करना है, ठीक है, किसी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जो एक मेंटल एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है, तो जी मैम। ये इन डिजीज को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन भी यूज होती हैं और मेडिसिन के साथ साथ थेरेपी भी होती है। ओके मैम। मैम जो फिजिशियंस होते हैं जी मैम, तो ये फिजिशियंस जो है वो हेल्थ हेल्थ को भी देखते हैं और साथ डिजीज को भी देखते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था, मैंने स्लाइड से भी पढ़ा था। जी ये बेटा, इसका बिल्कुल। मुझे फिजिशियन जो होता है ना, एक जो अच्छा फिजिशियन है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, वो ऑब्वियसली वो खाली डिजीज को या फिर डिजीज्ड पार्ट पे फोकस नहीं करता, वो आपकी डिजीज पार्ट के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी उसने फोकस करना है। ओके मैम, थैंक यू। चलें ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था व्हाट इज ट्रेडिशनल एंड होलिस्टिक मेडिसिन। होलिस्टिक मेडिसिन के एलिमेंट क्या थे, एंड हमने डेफिनेशन देखी थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बिहेवियरल साइंसेस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी की। आज के लेक्चर में हमने बायो साइको सोशल मॉडल पे फोकस करना है। व्हाट इज बायो साइको सोशल मॉडल, व्हाट इज द नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस, व्हाट आर द कम्युनिकेशन स्किल्स, tools for effective communication and components of the verbal techniques। ये जो हैं आज हमारी इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस हैं जो हमारे आज के लेक्चर की हैं। अब हमारे पास बेसिकली हमारे पास बिहेवियरल साइंसेस के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास 3 मॉडल्स हैं, ठीक है, ऑफ द हेल्थ केयर। द फर्स्ट वन इज द बायो साइको सोशल मॉडल, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज द पब्लिक हेल्थ केयर मॉडल एंड द थर्ड वन इज इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल। आज हम देखेंगे कि बायो साइको सोशल मॉडल क्या होता है। बहुत इजी है, जो उसका नेम है वो ही उसकी सारी डिटेल है, बायो साइको एंड सोशल। यानी कि कौन सी चीज़ें आ गई, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग के जो फैक्टर्स हैं, जेनेटिक, बायोकेमिकल। सेकेंडली साइको, यानी कि साइकोलॉजिकल, जो उसकी मूड, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी। थर्ड नंबर पे बायो साइको सोशल, सोशल मतलब जो उसके सोशल फैक्टर्स हैं, उसका कल्चर है, उसकी सोसाइटी है, उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसकी फैमिली है, ये सारे एस्पेक्ट्स, ठीक है। These come in the biopsychosocial model, a conceptual model that assumes that psychological, mood, personality, behavior, and social factors जो भी हैं must also be included along with the biological in understanding a person's medical illness or disorder। किसी भी पर्सन की, पेशेंट के आपने इलनेस, डिसऑर्डर, डिजीज, जो भी उसे प्रॉब्लम है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसके सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं देखते, बल्कि उसके साथ साथ उसके साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड अ पर्सनस मेडिकल डिसऑर्डर। दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल। जॉर्ज एंगल जो थे in 1977 for the first time started to emphasize the importance of integrating traditional biological aspects of medicine, that is the pathophysiological and structural, with the behavioral sciences, that is psychology, sociology, anthropology, and put forward the concept of biopsychosocial perspective of health and disease। जॉर्ज एंगल ने 1977 में बायो सोशल साइको सोशल मॉडल जो था उस पर एम्फेसिस किया था, उसको स्टार्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि जो बेसिक आपके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, एनाटमी है, ठीक है, इन सब के साथ साथ आपको बिहेवियरल साइंसेस के एस्पेक्ट्स जो हैं उनको भी स्टडी करना पड़ता है इन द बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड अ डिजीज। अच्छा, एंगल्स मॉडल जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द थ्री प्रिंसिपल्स। डिजीज इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स that interact to make an individual feel ill. Illness and disease are not a consequence of biological factor alone। ये वो बात कर रहे हैं कि डिजीज जो होती है वो मल्टीपल फैक्टर्स का रिजल्ट है।
आपके साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल तीनों फैक्टर्स जो हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, इंटरैक्ट करते हैं ताकि एक डिजीज़ हो। अलोन बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कभी कोई डिजीज़ जो है वो अलोन बायोलॉजिकल फैक्टर का रिजल्ट नहीं होती। किस तरह? अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ होती है किसी पेशेंट को, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है उसमें, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट है उस पे, उसका जो साइकोलॉजिकली वो किस स्टेट ऑफ बीइंग पे है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी एक डिजीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रवेट भी कर सकती हैं और उसको एलिविएट भी कर सकती हैं। An individual is composed of a complex, integrated system of interacting subsystems, elements of mind, body, spirit, and social relationships. Any change in one will result in change in the other systems too. किसी भी एक फैक्टर में अगर कोई चेंज आ रहा है आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोशल रिलेशनशिप्स में, तो दूसरे फैक्टर्स ऑब्वियसली इफेक्ट होते हैं। Biological, psychological, and social factors form a triad to interact and serve as determinants of the disease. ये तीन जो चीज़ें हैं जो आपका बायोसाइकोसोशल मॉडल बना रही हैं, ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये एक ट्राइड मींस कंपोज्ड ऑफ 3, ठीक है, एक ट्राइड बना देती हैं जो कि आपकी डिजीज़ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं। The biological system ensures a structural, biochemical, and a molecular study of the disease. बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आपने स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल नेचर, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना है डिजीज़ को। साइकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसमें आपने देखना होता है द रोल ऑफ पर्सनैलिटी, एट्रीब्यूट्स, अदर फैक्टर्स एंड मोटिवेशन इन द जेनेसिस ऑफ द इलनेस, ठीक है, ये उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेक देखने हैं आपने। सोशल सिस्टम में आपने देखना है कि फैमिली, सोसाइटी, सोशल फोर्सेस, कल्चर, ठीक है, इन सब का क्या इम्पैक्ट है, कल्चर ऑन द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी कहते हैं कॉज ऑफ एनी डिजीज, ठीक है, कि कोई भी डिजीज है उसकी कॉज क्या है, तो कल्चर ऑन द एटियोलॉजी, प्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द गिवन इलनेस। BPS मॉडल जो है stresses on the understanding and manipulation of the psychosocial environment of a patient recovery in a same way as the study of pathophysiological processes and methods of treatment is used to reverse the disease. कि बायोसाइकोसोशल मॉडल में हम साइकोसोशल एनवायरनमेंट को इसी तरह स्टडी करते हैं जैसे कि हम नॉर्मली कोई भी डॉक्टर उसके पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखता है किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के, कि उसकी पैथोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, वो क्यों हुई है, कॉज क्या है। इसी तरह हमने फोकस करना होता है साइकोसोशल फैक्टर्स पे भी। अच्छा, अब यूज़ क्या है या क्लिनिकली हम किस तरह अप्लाई करते हैं, क्या क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं आपके पास बायोसाइकोसोशल मॉडल की? इट प्रोवाइड्स अ comprehensive clinical approach towards the practice of holistic medicine. This approach lays a great emphasis on doctor-patient relationship, which involves psychosocial assessment, the use of communication skills, informational care, counseling, crisis intervention, extension of care to the family. ये सारी इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन में इसके यूजेस कह सकते हैं आप, या फिर जिन चीज़ों पे एम्फेसिस दिया जाता है इन द BPS मॉडल। Research shows that biomedical and behavioral factors come into play in infectious as well as non-infectious diseases. कि behavioral factors जो हैं वो सिर्फ infectious या non-infectious नहीं, दोनों diseases में जो infectious होती हैं आपकी, जो कौन सी disease होती हैं infectious diseases की, कोई मुझे बच्चा एग्जांपल दे सकता है? हैंड रेज करना है बच्चों। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या डिफरेंस है, एक एक एग्जांपल कोई बता सके? मैम आई थिंक जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, हाँ बेटा, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का कोई बता दें। बाकी बच्चे सो रहे हैं, सिर्फ एक बच्ची जाग रही थी। बच्चों मुझे पता है आपकी जो 8 बजे वाली क्लास होती है उसमें हम क्लास में भी आप सो रहे होते हो, क्योंकि हम भी आधे नींद में ही होते थे जब हम अपनी क्लास में इतनी सुबह 8 बजे 9 बजे वाली क्लास में। बट यस, अरीश तारिक जी बेटा। मैम कैंसर
कैंसर आप कह सकते हैं जी, बिल्कुल कैंसर। सिंपली मैम देखें आप जितनी भी आपकी डिजीजेस हैं दो ही कैटेगरीज में फॉल करिए, या वो इन्फेक्शियस हैं या वो नॉन इन्फेक्शियस हैं। इन्फेक्शियस वो हैं जो आपको वायरसेस, बैक्टीरिया या किसी पैथोलॉजी, किसी पैथोजन से स्प्रेड होती हैं, ठीक है। बैक हैंड पे उसके कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर में उसके कोई पैथोजन है, कोई वायरस, बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन से हो रही हैं। नॉन इन्फेक्शियस में आपकी सारी डिजीज ज़्यादा चीज़ जो आपकी कॉन्जेनिटल हैं, बाय बर्थ होती हैं, जो आपको जेनेटिक होती हैं, जो आपकी पोस्चरल होती हैं। आपको कोई भी डिजीज़ है वो अगर इन्फेक्शियस नहीं है तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के कैटेगरी में आती है। जी ज़रबा गौहर बेटा। मैम अस्थमा और डायबिटीज जैसे हो सकती है, जेनिटली हमारी होती है कि जीन्स में भी हाँ हो जी, सकती बिल्कुल है, बिल्कुल, वैसे भी हम ठीक है। लेकिन हाँ वो जी, अडॉप्ट ऐसे ही कर है, सकते हैं। इन्फेक्शियस हैं और एक नॉन इन्फेक्शियस हैं, नॉन अस्थमा, डायबिटीज़ वगैरह, ठीक हो गया। यस। तो दोनों में ही आपके बिहेवियरल फैक्टर्स जो हैं वो उनका एक रोल होता है इन बोथ टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स। It assigns the emphasis to the use of interventions that do not involve surgery or drugs, the non-pharmacological interventions. अब बायोसाइकोसोशल मॉडल या बिहेवियरल साइंसेस का वैसे ही एम्फेसिस ज़्यादा उसका जो है किस पे है, किस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट पे है, जो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे डिपेंड करे। दैट मीन्स जिसमें कोई सर्जरी ना हो, जिसमें आप कोई ड्रग्स ना यूज़ करो, जिसमें थेरेपी हो बेसिकली। देखते हैं अब हम इसकी डिटेल कि व्हाट आर द नॉन फार्माकोलॉजिकल interventions. Non-pharmacological intervention is the use of these intervention and is advocated in BPS model for enhancing and augmenting the impact of physical methods of treatment, that is the drugs and surgical treatment. यानी कि जो आपकी फार्माकोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं, जैसे ड्रग्स यूज़ कर रहे हो आप फार्माकोलॉजिकली, या फिर कोई सर्जरी हुई है तो उसको एनहांस करने के लिए, उसको ऑगमेंट, उसको हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है, उसके जो बेनिफिट्स हैं आपकी ड्रग के या सर्जरी के, उनको सबको ऑगमेंट कर देते हैं। कौन से इंटरवेंशंस? नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। एनहांसिंग द पेशेंट सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव एडहेरेंस टू मैम द ट्रीटमेंट। बीपीएस मॉडल क्या है? जी बेटा, मैम बीपीएस मॉडल जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो क्या है? बेटा बीपीएस मॉडल कौन सा बच्चा पूछे? चांदनी कमर, नेम बताएं। यस मैम। बेटा पढ़ा है हम अभी बायोसाइको। स्लाइड्स में बेटा हमने हमने क्या पढ़ा है? बायो साइको सोशल मॉडल, सी की एब्रीवेशन है ओके मैम। बीपीएस, ठीक है। ओके मैम। मैम जी एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये बेटा। एनपीएल एक एग्जांपल के साथ समझा दें। एनपीए बेटा आप जो फिजियोथेरेपी करते हैं, या आप अगर उस किसी की behavioral science, आप में से बच्चे मेरे ख्याल डीएनएस के भी हैं, डीपीटी के भी हैं इस सेक्शन में। यस मैम। हाँ, तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, कोई भी आप थेरेपी दे रहे हो जिसमें आप साइकोलॉजिकली काउंसलिंग कर रहे हो पेशेंट की, ठीक है, पेशेंट की जो है आप कोई थेरेपी दे रहे हो, उस पर मैनुअल थेरेपी अप्लाई कर रहे हो, उसको कोई और किसी तरह से ट्रीट कर रहे हो, लेकिन आपने उसकी सर्जरी नहीं की, आपने उसको कोई मेडिसिन ड्रग नहीं दिया, तो ये आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है। सही। यस मैम, थैंक यू। Satisfaction, improves adherence to the treatment, strengthens the bond between doctor, patient and community. ये uses आ गए हैं हमारे पास। The non-pharmacological interventions used for diagnostic and therapeutic advantages include communicational skills. ये सारी examples हैं कि आप ये methods आप use कर सकते हैं। Counseling, informational care, handling difficult patients and their families, breaking bad news, conflict resolution, disaster management. इसमें से सारी चीज़ों की हम फर्दर जब हम पढ़ते जाएंगे, लेक्चर्स हमारे आगे आएंगे, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मेथड टू ब्रेक अ बैड न्यूज़, व्हाट इज़ द मेथड टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करनी है, इसकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। नंबर 1 देख लेते हैं जी, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन होती क्या है? सिंपली, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल, ठीक है। द पर्सन हु सेंड्स a message is called the sender and the person receiving the information is called the receiver.
अब ये हमारे पास हैं जी 4 टाइप्स की हमारे पास होती हैं कम्युनिकेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे शॉर्ट आंसर भी पूछ लेते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन की 4 टाइप्स में वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, formal versus non-formal communication, technology-aided communication, and the fourth one is sign and symbols. These are the 4 types of communication. अच्छा, इन्होंने ऐसे एक डायग्राम पुट किया है जिसमें उन्होंने दिखा दिया है पिक्चर्स में कि कम्युनिकेशन हो रही है बिटवीन अ डॉक्टर। जी जरवा गौहर बेटा, क्वेश्चन है। मैम नॉन वर्बल में ही साइंस और सिंबल्स नहीं आ जाएंगे कि वो वर्बली एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो कि विजुअली कुछ दिखा के या अपने पेशेंट को वो करें, सेटिस्फाई करें? बेटा नॉन वर्बल में इसी तरह साइन एंड सिंबल्स भी आते हैं, लेकिन अगर आप खाली एक छोटे लेवल पे आप साइन एंड सिंबल्स मतलब छोटे लेवल पे कोई जेस्चर कर रहे हैं, लेकिन नॉन वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और साइन एंड सिंबल्स तो पूरी एक अलग लैंग्वेज हो जाती है। ओके इसमें मैम। प्रॉपर एक जेस्चर्स और साइंस और सिंबल्स होते हैं। हमें साइन एंड सिंबल्स की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। नॉन वर्बल यस। कम्युनिकेशन हम भी कर लेते हैं, एक दूसरे को देख यस। कम्युनिकेट हम कर लेते हैं, बट साइन एंड सिंबल्स की जो लैंग्वेज है वो हमें नहीं आती। ओके मैम। वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत प्रिसाइज होती है आगे, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। एंड प्लस दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ साइन एंड सिंबल्स, यू कैन सी दिस इज अ साइन, ठीक है। ये कहीं पे हम देखते हैं, या ये रेस्ट रूम का साइन है, या ये जो भी साइंस हैं हम रोड्स पे देखते हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स में देखते हैं, ये दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ साइन एंड सिंबल्स, ठीक है। और जब हम खुद नॉन वर्बली कम्युनिकेट करें उसमें और साइन एंड सिंबल्स, या उसमें छोटे छोटे जेस्चर्स आते हैं जो डिफरेंट होते हैं इनसे। ओके। नाउ गुड वर्सेस बैड लिसनर्स। गुड लिसनर्स जो होते हैं, they attend to important information, ready themselves mentally and physically, listen objectively regardless of the emotion involved, listen differently depending upon situations. Bad listeners जो होते हैं, may not hear what a person is saying, fidget in chair. फिजिट इन चेयर्स का मतलब होता है कि रेस्टलेसली वो बैठे होते हैं, वो अनईजी होते हैं अपने पोजीशन में, पोस्चर में, और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। Look out the windows and let their minds wander, visibly react to emotional language, listen the same way regardless of the type of material. These are very basic simple सी बातें हैं कि good listener और bad listener में क्या फ़र्क होगा। Good listener always let the speaker finish his words, and poor listeners होते हैं जो they can't wait to interrupt the speaker, interrupt करते हैं। एंड हर बंदे को पता होता है कि ही इज़ अ गुड लिसनर और ही इज़ अ बैड लिसनर। इफ़ यू इंटरप्ट वाइल अ पर्सन इज स्पीकिंग, देन ऑब्वियसली यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ अ बैड लिसनर, ठीक है। ये क्लास एक्टिविटी के लिए ही था कि अगर क्लास में आपका लेक्चर होता तो यू माइट हैव आंसर कि हर बच्चे से टीचर पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, दैट आर यू अ गुड लिसनर और आर यू अ बैड लिसनर। Coming to the next slide, characteristics of effective communicator. इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेटर और इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर, ठीक है। जो इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेटर है वो क्लैरिफाई करता है, लिसन्स, encourages empathetically, acknowledges and restates। इसका एक छोटा सा आप नेमोनिक बना सकते हैं, CLEAR, क्लियर, ठीक है। कि वर्बल कम्युनिकेटर जो है वो क्लियर अपनी चीज़ कम्युनिकेशन का मेथड अप्लाई करेगा। CLEAR, इससे आप clarifies, listens, encourages and acknowledges and restates या repeats। जो इफेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेटर है, रिलैक्सेस, ओपन अप्स, लीन्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन, एस्टैब्लिशेस आई कांटेक्ट, शोज एप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। जो फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू होती है वो नॉन वर्बल आपकी कम्युनिकेशन हो रही है। Communication skills. An effective communication is a vital tool in clinical settings as it forms the basis of interaction between doctor and the patient. कोई डॉक्टर कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, कितना ही वो जो है फेमस, या कितना आप कह लें कि वो एक बहुत बड़ा सर्जन है, बट स्टिल इफ ही डज नॉट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आप सेटिस्फाई नहीं होते। The patient never gets satisfied if the communication skills of the doctor, of the therapist, of
द पर्सन जिसको भी वो जा रहे हैं, चाहे होलिस्टिक मेडिसिन का है, फिजिकल प्रैक्टिशनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो डॉक्टर की अच्छी नहीं होती, पेशेंट इज नेवर सेटिस्फाइड. Problem arises when the two parties find it difficult to communicate or understand each other. Arises when the two parties find it difficult to communicate or understand each other. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? जब आपको डॉक्टर की बात समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को पेशेंट की बात समझ नहीं आ रही. डॉक्टर शुड नो द पेशेंट्स लैंग्वेज, डॉक्टर शुड नॉट यूज मेडिकल टर्म्स. एक चीज़ जो देखी जाती है कि बच्चा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम. Yes. यस मैम. यस. यस मैम. ओके ओके, ठीक है. एक तो डॉक्टर और पेशेंट को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो फिर कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है. सेकेंडली, डॉक्टर जो है वो, अगर कोई पेशेंट है आपके पास आया है, स्कोलियोसिस है उसे, उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट नहीं है, बैकबोन उसकी स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसे लॉर्डोसिस है, किसी को शैटिका है, आप उसको बता रहे हैं जी आपको शैटिका है, आपको स्कोलियोसिस है, दिस इज, अ डॉक्टर शुड नेवर डू दिस. ठीक है? मेडिकल टर्म्स का यूज़ पेशेंट के सामने नहीं करना चाहिए. उनको पता होना चाहिए पेशेंट को कि उसको क्या डिजीज़ है. ठीक है? बट बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें मेडिकल टर्म्स का नहीं पता होता है, जो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और आप उनको खाली मेडिकल टर्म्स में एक्सप्लेन कर दो कि जी आपको तो ये मसला है, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है. और इफ़ द पेशेंट इज़ अशेम्ड, मेनी ऑफ देम आर, दे डोंट आस्क कि जी ये है क्या. अच्छा, tools for effective communication, attending and listening, active listening, verbal techniques. अटेंडिंग एंड लिसनिंग में क्या होता है? एक तो आप अटेंड अच्छे से करें पेशेंट को, उसकी बात अच्छे से सुने. बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसको रीड आउट ही करते जाएं, समझ आ रही है. अटेंडिंग इज द एक्ट ऑफ ट्रूली फोकसिंग ऑन द पेशेंट एंड इन्वॉल्व्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ डॉक्टर to keep himself aware of what the other person is saying and trying to imply. This can only be done in the setting of exclusivity, restriction to a particular person. ये इसका मतलब ये है कि एक्सक्लूसिवली अगर आप सिर्फ पेशेंट पे फोकस कर रहे हैं और आपने ऐसा इन्वायरमेंट दिया है पेशेंट को कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर पेशेंट की बात सुन रहे हैं, इस सेटिंग को एक्सक्लूसिविटी की सेटिंग कह रहे हैं वो यहाँ पे, कि सोलली एक पेशेंट है, पर्टिकुलरली सिंगल पेशेंट है, सिंगल पर्सन है, आप उसी पे फोकस कर रहे हो. ठीक है? साइंस ऑफ इन एक्सक्लूसिविटी, अभी उसका ऑपोजिट हो जाएगा. इसके क्या साइंस है? कि स्टैंडिंग ऑन द बेड साइड ऑफ द पेशेंट. ठीक है? स्टैंडिंग विद अ फेलो स्टूडेंट अमिडस्ट द ट्रैफिक इन द वार्ड, यानी कि बाकी लोग भी हैं और आप पेशेंट की बात भी सुन रहे हैं, तो आप उसको एक्सक्लूसिविटी की इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे. अटेंडिंग मोबाइल कॉल्स simultaneously, eating on or drinking while talking to the patient. These are the signs of inexclusivity which a doctor should avoid. Second है हमारे पास active listening. It is a process that goes beyond merely hearing and making notes of what patient says. It involves a simultaneous focus on linguistic and paralinguistic features of the speech. सिर्फ जो पेशेंट कह रहा है वो सुन के आपने नोट्स नहीं बनाने, पेशेंट के आपने लिंग्विस्टिक और पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स पे भी फोकस करना है. वो क्या होता है? लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट में आता है कि पेशेंट जो है क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है, किस तरह बात कर रहा है, उसका वर्बल एक्सपेक्ट, जो कुछ वो बोल रहा है उसकी सारी जो वर्ड्स हैं, उसका वर्बल एक एक्सपेक्ट, एक आप बंदे से बात करते हैं, आप उसकी लिंग्विस्टिक एक्सपेक्ट को अच्छे से फोकस करेंगे पेशेंट के. पैरालिंग्विस्टिक एक्सपेक्ट में क्या आ जाता है? जो पेशेंट आपसे बात कर रहा है उसकी बोलने का, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी वॉल्यूम क्या है, पिच, उसका एक्सेंट, उसकी फ्लुएंसी, वो कब पॉजेज ले रहा है, वो कितना सोच के बात कर रहा है, वो ums एंड अर्स जो आपके एक स्पीच में होते हैं, ये सारे उसके पैरालिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स हैं.
Then the body language of the patient refers to the way a patient expresses himself through the use of non-verbal cues such as facial expressions, proximity to the doctor, use of gestures, body position, movements, eye contact. ये सारी चीज़ें जो हैं body language में आती हैं, इस पे भी आपने focus करना होता है. Then comes the verbal techniques. These are pivotal in making communication effective and thus contribute towards the therapeutic processes. These are the vital skills for the doctors and learned with practice. वर्बल टेक्निक कह लें या कोई भी टेक्निक आप कह लें, चाहे नॉन वर्बल है, लिंग्विस्टिक है, पैरालिंग्विस्टिक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है, कोई भी टेक्निक है, कुछ भी है, आता प्रैक्टिस से ही है. आप फर्स्ट डे पे वार्ड में जाके खड़े होंगे और आप इतना अच्छा पेशेंट का इंटरव्यू या हिस्ट्री नहीं ले सकते जितनी आप प्रैक्टिस के बाद आपका कोई सीनियर ले सकता है. दिस इज एन ऑब्वियस फैक्ट. वर्बल कम्युनिकेशन में 6 कंपोनेंट्स हैं. ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आ जाता है. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? क्वेश्चनिंग, फनलिंग, पैराफ्रेजिंग, सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन, एम्पैथी बिल्डिंग एंड चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. अब देख लेते हैं वन बाय वन करके व्हाट आर दीज. क्वेश्चनिंग में आप क्वेश्चंस पूछते हैं जी. क्वेश्चंस की फिर फर्दर टाइप्स हैं. कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आप पूछते हो पेशेंट से? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस एंड लीडिंग क्वेश्चंस. आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जिनका एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है. येस में आंसर होगा या नो में आंसर होगा. इफ यू आस्क द पेशेंट आर यू मैरिड, येस और नो. डू यू फील नॉजिया आफ्टर टेकिंग मील्स, कि खाने के बाद आपको नॉजिया की फीलिंग होती है, ठीक है, येस और नो, जिसका एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स होता है. ओपन एंडेड क्वेश्चंस ये होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं होता, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पेशेंट अपना बताता है. ठीक है, व्हाट ब्रिंग्स यू टू द हॉस्पिटल, आप क्यों आए हो हॉस्पिटल, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपना एक्सप्लेन करेगा. इसमें क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन में, दे आर इंटेंडेड टू इनकरेज द पेशेंट टू टॉक मोर अबाउट देयर स्टोरीज. ज़्यादा बोलते हैं, आपको पेशेंट बताएगा कि क्या हुआ. दीज आर आस्क्ड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, फॉर ऑब्टेनिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, टू क्लैरिफाई एनी डिटेल्स. फिर होते हैं जी लीडिंग क्वेश्चंस. दे प्रॉम्प्ट द पेशेंट टू आंसर इन अ सर्टेन वे. दे शुड बी अवॉइडेड. लीडिंग क्वेश्चंस आपने नहीं पूछने होते. ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं. फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया है नेक पेन के साथ, ठीक है. अब उसने आके आपको बता दिया जी ये पूरी हिस्ट्री दे दी, मेरी गर्दन में दर्द है. अब हम अगर उससे फर्दर पूछेंगे, अच्छा कि आपको लग रहा है कि आपकी बाजू में भी दर्द है, ठीक है, तो वो कह देगा हाँ, क्योंकि नेचर होती है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप इस तरह करके डॉक्टर एक पेशेंट से पूछेगा कि पेशेंट की तो आया तो वो बैक बोन की पेन के साथ है, बैक की पेन के साथ है, आप उसे कह रहे हैं अच्छा आपको लग रहा है आपकी टांग में भी दर्द है, तो इससे जो है ना पेशेंट कंफ्यूज भी होता है और पेशेंट जो है वो रॉन्गली आंसर भी करता है. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं अवॉइड करने होते हैं. फॉर एग्जांपल, पेशेंट आया, आप उसने सब कुछ बता दिया, फिर आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है साथ, और क्यों है, व्हाई डू यू थिंक यू हैव डेवलप्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर आपको सांस चढ़ता है तो आपको सांस क्यों चढ़ने लग जाए. इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपने अवॉइड करना. Second is funneling. This technique refers to the use of questions to guide the conversation from broader area to a specific area. ठीक है, एक बहुत बड़ी स्टोरी से आपने एक स्पेसिफिक एरिया पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लेके आना है. दैट इज कॉल्ड फनलिंग. This technique helps the interviewer to make the communication move from general aspect to the specific. For example, कि if a patient has came and he has described everything, उसने अपनी पूरी स्टोरी हिस्ट्री दे दी है, ठीक है, उसने पेन के बारे में बता दिया जी मुझे यहाँ दर्द है, इतना ज़्यादा है, इतनी इंटेंसिटी है, इस टाइम पे होता है, इस टाइम पे कम होता है, इस मेडिसिन से सही होता है, ठीक है. उसके बाद आप उसे कहते हैं अच्छा मुझे एक पॉइंट बता दें जहाँ पे आपके पेन ज़्यादा है. वो पॉइंट को जब रेफर करेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज फनलिंग. ओके, देन इज पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग तो बच्चों इंग्लिश में लिटरेचर में भी वर्ड यूज होता है. इसका यही मतलब होता है कि इफ अ पर्सन हैज रिटन अप समथिंग और हैज सेड समथिंग, उसको हम अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, दैट इज पैराफ्रेजिंग. अब पैराफ्रेजिंग मटेरियल इज यूजुअली शॉर्टर देन द ओरिजिनल पैसेज, taking a somewhat broader segment of the source and condensing it slightly. For example,
एक पेशेंट आया है, उसने आपको अपनी पूरी हिस्ट्री दी है, मतलब उसने एक 2 पेजेस की हिस्ट्री आपको दे दी है, लेकिन जब आप अपने सीनियर टीचर को या अपने वार्ड में जो आपसे सीनियर अटेंडेंट हैं उसको बताएंगे पेशेंट की हिस्ट्री, तो आप उसको कंडेंस करके अपने वर्ड्स में बताते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। Selective reflection. It is a technique to bring out the feelings attached to various symptoms and problems that a patient has stated. जो फीलिंग्स को हम उसकी जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ, किसी डिजीज के साथ पेशेंट की जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं, उनको जब हम बाहर लेके आते हैं फीलिंग्स को, वो सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन की टेक्निक है। फॉर एग्जांपल, we ask, how does it feel when you start to feel fatigued only walking for a few minutes? ठीक है, कि हम उससे पूछें कि आपको महसूस कैसा होता है, फीलिंग्स उसकी, उसका रिफ्लेक्शन क्या है। You told me earlier that you were once athlete who could easily run a mile. ठीक है, एंड अब आप थोड़ा सा भी चल लेते हैं तो आपको फटीग होना स्टार्ट हो जाती है, वंस यू वर अ एथलीट। तो ये जो है, ये क्वेश्चनिंग जो होती है, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव रिफ्लेक्शन। एम्पैथी बिल्डिंग, द कैपेसिटी टू प्लेस वन सेल्फ इन अनदर्स पोजीशन। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। ठीक है, सिंपैथी मतलब जो हमदर्दी कर रहे हो आप पेशेंट से, कि इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। अवॉइड एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, दैट वुड इम्प्लाई डॉक्टर फील्स बैड अबाउट द पेशेंट। ठीक है, सिंपैथी जब आप करेंगे तो ऐसे फील होगा कि यू आर फीलिंग बैड, दैट पुअर यू, आई रियली फील बैड ऑन हियरिंग योर स्टोरी, इस तरह आपने नहीं करना होता। लेकिन एम्पैथी इज गुड। एम्पैथी में आता है दैट द डॉक्टर मेक्स द पेशेंट के उसको रियलाइज हो रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको कितना दर्द होता। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको कितना दर्द दे रही है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। तो सिंपैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है। फैक्टर्स दैट इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सिट स्क्वेयरली इन रिलेशन टू द पेशेंट। सिट स्क्वेयरली एक सिटिंग की ही एक कैटेगरी है, इसको सिट स्क्वेयरली मतलब एक आप कह लें कि फ्रेज आप यूज करते हो जिसका मतलब ये होता है कि आप बैठे हैं, ठीक है, फेसिंग द पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ आपका मुंह है, ठीक है, और आप उसको देख के आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ उससे बात कर रहे हो। ओपन बॉडी पोजीशन भी यही होती है कि आप फेस टू फेस बात करें विद रिलैक्स्ड पोस्चर, विद योर हैंड्स ऑन द साइड्स ऑफ द चेयर, ठीक है, ताकि आप अगले पर्सन को फील हो कि आप रिलैक्स होके उसकी बात अच्छे से सुन रहे हैं। लीन स्लाइटली टुवर्ड्स द क्लाइंट, थोड़ा सा लीन होके बैठ सकते हैं, दिस इज अ गुड पोस्चर। आई कॉन्टैक्ट रीजनेबली मेंटेन्ड, रिलैक्स्ड एंड अटेंटिव, listen and respond to the feelings, note all paralinguistics and non-verbal cues. Factors that obstruct communication, या वो factors हैं जो communication को block या obstruct कर रहे हैं। lack of exclusivity, बाकी लोग हैं वार्ड में, ट्रैफिक है, वो आपको इंटरप्ट कर रही है, आप फोन में देख रहे हो बार बार, all of these kind of things. A preoccupied या anxious doctor, awkward and uncomfortable seating, lack of attention to the non-verbal cues, offensive remarks, judgment by doctor, frequent interruptions, selective listening, daydreaming or dozing off during communication, ये सारे आपके वो फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपको, कि व्हाट इज होलिस्टिक मेडिसिन, उसके एलिमेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, what are the 6 components of verbal communication, and what are the non-phonological interventions. जी जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है आज का, आज की क्लास में से? नो मैम। क्लियर है? दिस सब्जेक्ट इज क्वाइट इजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है। यस मैम। अच्छा, आप में से बेटा गौहर, जरवा गौहर, ठीक है बेटा, यू Yes, जस्ट ma'am. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड सेंड इट टू मी, ओके? Okay, ma'am. जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट वीक आपकी अटेंडेंस मैटर नहीं करी थी, बट इस वीक से आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। देयर आर 47 स्टूडेंट्स प्रेजेंट राइट नाउ, ओके?
मैम जिन बच्चों को वो मेल ही मिल रही, मुझे नहीं मिली थी ये मेल इस लिंक की क्लास के बेटा लिए। मेरा ख्याल है कि अभी तक आप लोगों ने एड ड्रॉप का तो आपका वीक खत्म हो गया है ना? यस जी मैम, मैम। मुझे भी नहीं मिली थी। चलें ठीक है, वैसे मैंने पूरे ग्रुप को सेंड कर दी थी, लेकिन वो जो बच्चों ने ऐड ड्रॉप किया है, सेक्शंस चेंज हुए हैं, कुछ इस तरह का प्रोसेस है, वो कल मैं जाके लिस्ट को रिन्यू कर लूँगी। तो अगर आपके जी पोर्टल पे आप सबका जो है नई लिस्ट मुझे अपलोड हुई हुई होगी, फिर अगले लेक्चर से आपको मिलेगा इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। ओके यस मैम। मैम, थैंक यू। मैम वो लेक्चर सेंड कर दीजिएगा। चलें मैं अभी कर देती हूँ बच्चों में। अस्मा रूहा बेटा, जिनको मेल नहीं मिली वो मुझे एक टेक्स्ट भी कर दें, मैं उनको ऐड कर लेती हूँ अभी। मुझे एक सॉरी ईमेल कर दें, ठीक है? अस्मा एंड द अदर स्टूडेंट शहाना जो कह रहे हैं कि यस आपको मैम। मेल नहीं मिली, आप मुझे एक मेल कर दो कि आपको भी रिसीव नहीं हो रही। मैं आपको इस बिहेवियरल साइंसेस के ग्रुप में कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर लूँगी ईमेल वाले, और फिर नेक्स्ट टाइम से आपको मेल मिलेगी, ठीक है? और अभी मैं लेक्चर चलिए, में थैंक यू, भी थैंक यू। ठीक है, लेक्चर में से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो किसी बच्चे को। एक्सक्यूज मी हाँ मैम। मैम, समझ आ गई। जी बेटा। मैम मैंने मैम आपको जैसे हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन्स था, तो हम लोगों ने उसमें बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस किया था कि एनाटमी, फिजियोलॉजी और जो हमारा है सोशल बिहेवियर, ठीक है, सोशल जो सोशियोलॉजी है वो मेनली इम्पैक्ट करते हैं। और जो हमारा आ जाता है होलिस्टिक मेडिसिन्स में, ठीक है, वो हमारा बिहेवियर साइंसेस से रिलेट करता है, जो फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंगली था। अभी बेटा सेकेंडली एनाटमी, जैसे हम लोगों ने फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है ये आपका हाँ जी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इम्पोर्टेंट है, और सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आपका माइंड की स्टडी, आपकी सोशल फैक्टर्स, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी ये दोनों बिहेवियरल साइंसेस के एस्पेक्ट्स हैं। तो जैसे अभी हम लोगों ने बायोसाइको ये जो पढ़ा बायो है साइको सोशल मॉडल जी। बीपीए, तो इसमें तो दोनों का ही हम लोगों ने जिक्र किया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी उसके इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने देखा है कि वो भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो हमारी होलिस्टिक है वो भी इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बेटा कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको कहीं पेन है, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट के बैक में पेन होता है, तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता? कहीं भी होता है। बॉडी में आपके पेन है तो बंदे किसी भी कोई भी डिजीज है, हार्ट का पेशेंट है, लिवर का पेशेंट है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम है, उसकी बैक में प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी बॉडी के फिंगर नेल में आपके प्रॉब्लम होती है, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हो जाते डिस्टर्ब हैं, डिस्टर्ब हो जाते ठीक हैं। है? यस मैम। बायोसाइकोसोशल मॉडल यही बता रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसको कोई डिजीज है, तो उसकी डिजीज जो है वो उसके साइकोलॉजिकली भी उसको इफेक्ट कर रही है, और बहुत सी ऐसी डिजीज होती हैं जो सोशली भी आपको, सोशल फैक्टर्स इफेक्ट को कर भी देते हैं। अफेक्ट करती हैं, और इसी तरह आपकी साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स आप पे बहुत इफेक्ट करते हैं कि आपको डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है? ओके किसी मैम। की कोई पर्सन है, उसका पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस उसका इस तरह की स्टेटस से वो डिप्रेशन का पेशेंट हो गया, ठीक है, तो वो अपनी सोशल इन्वायरमेंट की वजह से, अपनी सोसाइटी की वजह से एक डिजीज में इंडल्ज हुआ है, ठीक है? तो मैम ये तीनों इसमें फैक्टर्स को रिलेटेड हैं। जैसे माइग्रेन ले लें कि वो ड्रग से भी हम्म, ट्रीट की जा सकती है, ठीक है, और उस पे इंटरनल इन्फ्लुएंस भी होता है कि इंटरनली भी हमारा ट्रीट सिस्टम उस पे इफेक्ट हाँ कर बेटा है। बिल्कुल ऐसे है, और बहुत सी डिजीजेज हैं जो आपने थेरेपी करनी है, जो फिजियोथेरेपी है या न्यूट्रिशनल साइंसेज के डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप लोगों की थेरेपी में तो ये चीज़ इन्वॉल्व होती है कि आपने ड्रग्स से फोकस हटा के थेरेप्यूटिकली, यानी कि जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं उनको यूज करना है, ओके मैम। ठीक है? ओके, जी थैंक यू। वेलकम। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं मैम, मैंने ये कहना था कि मैंने आपको ऑलरेडी मेल की हुई है, तो फिर मैं आप हाँ बेटा, मेल ना आपको आज करूँ? ये आपको रिसीव मैंने सेंड किया था ना। मैम अम, पर्सनली किया था आपने? हाँ वो फिर मैंने आपको ऐड कर लिया था, ठीक है, ग्रुप में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में डाइट भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। डाइट इज अ टाइप ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। आप किसी पर्सन को आयरन की कमी है, आप उसको फॉलिक एसिड या आइवर्ट फॉलिक नहीं दे रहे, आप उसे कह रहे हैं आप स्पिनच खाएं, आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें आयरन हो, ठीक है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं। दिस इज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ठीक है? ओके। चलें बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों को मेल रिसीव नहीं हो रही वो मुझे एक दफ़ा मेल कर दें, उनको मैं ग्रुप में ऐड करूँ, सेंड द लेक्चर एज वेल, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज मैम।